कार्बन रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए। ठीक है, अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए 10 की पावर 3, 10 की पावर 5, 10 की पावर 9, 10 की पावर 10 ओम, इस रेंज में रेजिस्टेंस चाहिए, तो मेरी लेंथ जो होगी सोचिए कितनी लंबी हो जाएगी? रेजिस्टिविटी मान लीजिए कॉपर की हमें बनानी है वायर, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी मुझे चेक करता हूँ कहीं मेरे पास लिखी हुई हो। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, चेक करो, इतनी देर में तो गूगल से भी चेक कर सकते थे। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.68 रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। ठीक है ना, अब सोचो। हाँ जी, जरा इधर देखिए, रेजिस्टिविटी है 10 की पावर -8। रेजिस्टिविटी कितनी है? 10 की पावर -8। वायर आपको बनानी है तो कितनी मोटी वायर बनाएंगे? मिलीमीटर में होगी भाई, मिलीमीटर में उसका रेडियस होगा तो डाया तो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 10 की पावर कितना हो गया? मैं मिलीमीटर में लेता हूँ तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 10 की पावर -6 हो जाएगा मीटर में, है? और अगर सेंटीमीटर में लेता हूँ तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, है? तो सेंटीमीटर में इससे ज़्यादा मोटी वायर हो जाएगी। अब आप कहीं पे देखते हैं इससे ज़्यादा मोटी, इस मतलब इतनी मोटी वायर का यूज़? तो वो तो रेयर यूज हो गया ना, मुझे तो मोबाइल में चाहिए, इसके अंदर चाहिए, इसके अंदर चाहिए, उसमें तो बहुत पतली वायर चाहिए ना। ठीक है, ओके, गुड। उसके बाद अब खाली क्या बचता है मेरे पास? लेंथ बचती है। ये कट गया तो क्या आ गया? 10 की पावर -4 इंटू लेंथ। मुझे 10 की पावर 3 का जो है क्या बनाना है? ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, और मैं चाह रहा हूं किससे बना दूं? कॉपर की वायर से बना दूं। ठीक है, तो कितना मीटर का लंबा, कितना मीटर लंबा लेना पड़ेगा? 10 की पावर 7 मीटर। भाई 4 ये कटेगा, उसके बाद 3 और चाहिए, तो 7 मीटर हो गया, नहीं हो गया? नहीं समझ में आया मुस्कान को? एरिया जो है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वायर लिए तो स्क्वायर की तरह हो जाएगा ना, सर्कुलर हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। अगर मैं पाई को भूल जाओ भी, रेडियस में मैं, रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्या होता है? -2। इसका स्क्वायर करोगी तो क्या हो जाएगा? पाई 10 की पावर -4। ठीक है, वही मैंने 10 की पावर -4 सीधे लिख दिया है, लो पाई भी लिख दिया। ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू है जो मैंने अभी चेक करके लिखी है। किसके लिए है ये? कॉपर के लिए। ठीक है, तो क्या आ गया? 10 की पावर -4 इंटू लेंथ आ गया। अब मुझे रेजिस्टेंस कितना चाहिए? 10 की पावर है कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो 10 की पावर 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। चलो इसको हटा देता हूँ, या इसको भी हटाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 10 की पावर -4 तो ये आ गया, और इंटू 10 की पावर -7 वो +7।
तो ये +7 10⁻⁻7 का मतलब क्या हो गया, मीटर का मतलब क्या हो गया, बोलो 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर लंबा वायर लोगे तब उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा, 1,000 ओम का होगा। तो इसलिए किसी डिवाइस में यूज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये है सारी कहानी, बताने का मकसद। अब इसको लिखो फटाफट। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ नो यूज। ठीक है। ध्यान रखना लॉक नहीं। हो गया। अब आगे देखिए। अब मुझे चाहिए ये रेजिस्टेंस, तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। ठीक है, कार्बन जो है, हाँ उसकी रेजिस्टिविटी चेक करिए। 1.5 to 4.5 into 10⁻⁻5 -5। ये जो है ये मेरे ख्याल से ग्रेफाइट का है, ठीक है, तो इसलिए ये हम यूज नहीं करेंगे। हाँ, उसका क्या लिखा हुआ है, अच्छा, हाँ तो ग्रेफाइट जो होता है ये उसी का है। हम जो बनाने जा रहे हैं, जो हमने यहाँ पर हेडिंग डाली है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, ये एक स्पेशली डिजाइन कार्बन का मटेरियल है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके। हाँ, तो इसका साइज कितना होता है, इसका साइज इतना बड़ा होता है, और इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है वही 10⁻³ से लेकर के 10⁻10 तक, बल्कि 1 से लेकर के 10 तक, कुछ भी आप इसका रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ये हमने नया मटेरियल डिजाइन किया है। ये रजिस्टर आपने देखा होगा टीवी में, रेडियो में। कभी टीवी रेडियो का बोर्ड देखा है जो अंदर से निकलता है, उसमें एक सिलेंडर की तरह पतला पतला उस पर कलर बना रहता है, वो होता है। चलिए, कार्बन रजिस्टर डालिए, शक्ल देख लीजिए, कार्बन रजिस्टर दिखाइए। तो ऐसा लग रहा है थाली सजाई हुई है। क्या डाला आपने ऊपर, नहीं मदरबोर्ड नहीं, कार्बन रजिस्टर डालिए, कार्बन रजिस्टर। नहीं नहीं, हो गया। ये देखो, इधर देखो, दिख गया। ये कोई भी आप बोर्ड लोगे तो उसके अंदर पुराने वाले, अब नए में ये भी यूज नहीं होता है, अब नए में हाँ बस इतना बड़ा, ज़्यादा इतना बड़ा होता है, हो ना। तो ये क्या होता है, जो पुराने वाले रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती थी, उसमें ये रेजिस्टेंस यूज होता था। और इसमें देखो ये कलर किया हुआ, ग्रीन कलर, रेड कलर, सिल्वर कलर, गोल्ड कलर भी किया हुआ है, ये रहा गोल्ड कलर इधर किया हुआ है। ठीक है, ये जो कलर किया गया अब इतना छोटा होता है कि इस पर रेजिस्टेंस लिख भी नहीं सकते
कि ये इतने ओम का है, क्योंकि उसमें उतनी जगह नहीं होती, पढ़ना मुश्किल है, तो इस पे क्या करते हैं, कलर बना देते हैं। उस कलर से हम बता देते हैं कि ये कलर इतने रेजिस्टेंस के लिए है और ये कलर इतने रेजिस्टेंस के लिए। इसी को क्या कहा जाता है, कलर कोडिंग। ठीक है, हाँ। तो इतना छोटा रेजिस्टेंस है और उसको हमने क्या किया है, उस पर कोडिंग करी है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये नए तरीके का हमने मटेरियल बनाया है। ओके, Yes, sir. तो कलर कोडिंग हमने क्यों की है कि उस पर लिखना मुश्किल है, इस वजह से हम क्या करेंगे उसको, हाँ, उस पर कलर कर देंगे। तो चलिए, ये जो है, अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल बना लीजिए फटाफट, और इसको समझने के लिए चलिए, तो देखिए, इसको याद रखने का तरीका है, सबसे पहले शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा, पहले लॉन्ग कट लिखते हैं। सबसे पहले नंबर दीजिए ब्राउन को, नहीं, सबसे पहले ब्लैक, ब्लैक, फिर उसके बाद दीजिए ब्राउन, ब्राउन, फिर उसके बाद दीजिए रेड, रेड, ओके, फिर दीजिए ऑरेंज, फिर उसके बाद दीजिए येलो, फिर दीजिए ग्रीन, फिर दीजिए ब्लू, फिर वायलेट, फिर उसके बाद दीजिए ग्रे, ठीक है, फिर उसके बाद दीजिए वाइट, फिर क्या दीजिए वाइट, वाइट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कलर की बैंड बनी हुई होगी। ठीक है ना, सारी नहीं, सारे कलर नहीं होंगे, बस इनमें से कोई एक होगा। ओके, अब इनको नंबर दे दिए। क्या नंबर देना है, इसको दीजिए नंबर 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9। तो 0 से लेके 9 तक सारे नंबर आ गए, 10 हो गए टोटल। चलिए, गुड। चलें आगे, आगे देखिए। अब यही जो है यहाँ पे 10 कर दिए, क्या कर दिए 10, और उसकी पावर जो है, जो यहाँ पे नंबर है वो पावर में लगा दिए। तो 0 है तो पावर में 0,
यहाँ पे 1 है तो पावर में 1, यहाँ पे 2 है तो पावर में 2, यहाँ पे 3 है तो पावर में 3, यहाँ पे 4 है तो पावर में 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 एंड 10 की पावर 9। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बोला जाता है नंबर, क्या बोला जाता है? नंबर। और ये बोला जाता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक होता है टॉलरेंस, टॉलरेंस। चलिए, तो ये जो टॉलरेंस होता है, ये 3 कलर के बैंड इसके सिर्फ पाए जाते हैं। एक पाया जाता है गोल्ड, दूसरा पाया जाता है सिल्वर, और तीसरा जो होगा वो नो कलर। नो कलर। अगर गोल्ड है तो इसके लिए मैं ले लूंगा ±5%, ±5%। और अगर सिल्वर है तो इसके लिए मैं ले लूंगा ±20%, नहीं 10%। और इसके लिए ले लूंगा ±20%। बना लिया? तो देखिए क्या होगा। अब हमारा जो भी रजिस्टर होगा उसके ऊपर 3 कलर दिए होंगे। एक कलर दिया होगा इस वाले नंबर के लिए, ठीक है। दूसरा कलर दिया होगा इस वाले नंबर के लिए, ओके। और तीसरा कलर दिया होगा इस वाले नंबर के लिए। वो जो रजिस्टर निकाला था, फिर निकालिए, मुस्कान को भी दिखाइए और देखिए 3 कलर हैं नहीं। 3 कलर हैं। चलो, हैं? हाँ, पार्ट्स ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें बनी हुई है 4। ओके, ठीक है। चलो, अगर 4 बनी, हम लोगों का वैसे 2 वाला ही है, लेकिन अगर 4 बनी है तो ठीक है, 4 वाला भी होता होगा। हम लोग 3 ही वाला पढ़ते हैं। ज़्यादातर में 4 ही बनी हुई है। ये देखो, इसमें जो है कितने सारे रखे हुए हैं। ये असल में ओरिजिनल शेप के करीब है। ये जो है ना, ये साइज होता है। अब इसमें इतनी बड़ी डिजिट अगर लिखनी हो कि 1 × 10 की पावर -9, वो सॉरी 10 की पावर 9 प्लस माइनस ये, तो वही लिखना मुश्किल हो जाएगा, दिखेगा नहीं। इस वजह से कलर जो है वो हम देते हैं। चलो 4 मान लेते हैं, ओके। चलो, तो इसमें से कौन सा वाला लें? कोई सा भी ले लेते हैं और उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। कौन सा लें? ये वाला लेते हैं, ठीक है। नहीं, नीचे क्या है? ब्राउन। इसको ऐसे करेंगे, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। जो गोल्ड सिल्वर वाला होता है ये लास्ट वाला होता है, ओके। तो इसको मैं बनाता हूँ। हाँ जी, इधर आओ, तुम्हें भी शक्ल दिखाएं। ये देखो, ये रेजिस्टेंस है,
इस पे क्या है, कलर बने हुए हैं, ये रहे हैं, यही मैं बनाने जा रहा हूँ बोर्ड पे, और फिर हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे कितना होगा। ओके चलो, तो ये मैंने बना दिया। अब इतना बड़ा तो होता नहीं, तो थोड़ा छोटा ही बना लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके, इसमें पहला कलर है मेरा ब्राउन। कैसा कलर है, ब्राउन। तो ब्राउन ले लेते हैं, ये रहा। एक कलर ये क्या दिया हुआ, ब्राउन। फिर दूसरा कलर दिया हुआ है रेड, रेड ले लीजिए। बनाते रहिए आप भी और लिखते रहिए साथ में, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है ब्लू, ब्लू हो गया। तीन बैंड हो गए, लो। चौथा गोल्डन था, गोल्डन जो है वो कलर है नहीं मेरे पास, इसमें तो हो सकता है गोल्डन, चलो इसको गोल्डन मान लेते हैं। है बेटा, क्या कह रहे हैं, दिखाना। इसमें कलर में कहाँ गोल्डन है, इसमें ये वाला, ये हाँ, तो इसी का तो पार्ट मैंने ये लिया। इस वाले को अगर कर लें तो ज़्यादा करीब है गोल्डन के। चलो तो इससे कर देते हैं। हाँ वैसे सही कह रही है तुम्हारी, कलर की चॉइस ठीक है, ठीक है। हाँ चलो, तो अब जो है इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो निकाला जाए। ठीक है, बना लिया। देखो, तो अब तुम लोग तो ऐसा कलर दिखा नहीं सकते, तो कलर का नाम लिखो। नाम लिख लिया है ना, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये गोल्डन है। हो गया, चलिए वेरी गुड। अब देखो जी, तो पहले वाले का बताओ। पहले वाले से हम क्या लेते हैं, नंबर लेते हैं। पहले और दूसरे से क्या मिलता है हमको, नंबर। ओके, पहले और दूसरे से 4 वाला है, 3 वाला होता तो सिर्फ 1 से नंबर होता। अब ये भी याद रखना है, अगर एग्जाम में 3 वाला आ गया तो याद रखना है। अगर सिर्फ 3 ही है तो क्या हो जाएगा, ये नंबर होगा, ये मल्टीप्लायर होगा, और ये टॉलरेंस होगा। इसको लिखो, और यहाँ पर ये भी नंबर और ये भी नंबर, दोनों नंबर होंगे। ये मल्टीप्लायर और ये टॉलरेंस। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, और कुछ नहीं है, खत्म हो गया ये टॉपिक। आगे देखिए, तो अब नंबर सेलेक्ट करना शुरू करिए। तो ब्राउन के लिए कौन सा नंबर है, 1, तो 1 हो गया। ब्लैक के लिए 0 है, ब्राउन के लिए 1। ब्लू के लिए कौन सा है, ब्लू के लिए 6, तो 6, ये 1 और 6, 16 बन गया। क्या यार, मेरा दिमाग चल गया है क्या, है, हाँ यस, रेड है। तो रेड के लिए क्या है, 2। ठीक है, फिर उसके बाद अब आ जाएगा मल्टीप्लायर, तो वो क्या है, वो ब्लू है। तो ब्लू के लिए मल्टीप्लायर कौन सा है, वो तो 6 देख करके मैं बता दूंगा, 10 की पावर 6। ठीक है ना, तो ये हो गया 10 की पावर 6। ओके, अब टॉलरेंस कौन सा, गोल्ड है, तो ये ±5%।
यानी इससे 5% ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी ये? ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। ओके, चलो 3 वाला भी एक कर लेते हैं। ये हो गया मेरा रेड और इसको येलो ही रहने देते हैं, और ये वाला मेरा सिल्वर हो गया, सिल्वर कर दें। सिल्वर कुछ ऐसा ही होता है। चलिए इन तीनों को बताइए जल्दी से। याद तो मैं करा दूंगा एक चुटकी में, आप लोग परेशान ना होइए। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला बताऊंगा, याद हो जाएगा। चलें, तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। रेड के लिए 2 और येलो के लिए, येलो कहाँ गया, ये रहा 10 की पावर, येलो के आगे 4 है ना, तो 10 की पावर 4। हाँ, बस इसी की तो पावर लगानी है। हाँ, और टॉलरेंस सिल्वर के लिए 10% प्लस माइनस 10%। ये भी आंसर किस में आएगा? ओम में। बोलो सागर, एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं होगा। अभी बेटा ये सब पूरी टेबल याद होगी तब गलत नहीं होगा, तो टेबल याद होनी चाहिए। अब देखो टेबल याद करने का तरीका बताता हूँ। टेबल याद करने का तरीका, सबका ऐसा करिए, सबका 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 फर्स्ट लेटर लिख डालिए, फर्स्ट लेटर। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? बी। इसका क्या होगा? बी। इसका क्या होगा? आर। इसका क्या होगा? ओ। इसका क्या होगा? वाई। इसका क्या होगा? जी। इसका क्या होगा? बी। इसका क्या होगा? वाई। इसका क्या होगा? जी। इसका क्या होगा? वाई, डब्ल्यू। ये फर्स्ट लेटर आ गया, इससे कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, जल्दी से बनाइए। देखो कौन सा सेंटेंस बनाते हैं। क्या बताओ? कलर से भी याद कर ले, लाइक और रेड को मिलाएंगे तो बीच में ब्राउन बन जाएगा, फिर रेड वाले को मिलाएंगे बीच में ऑरेंज बन जाएगा, येलो ब्लू को मिलाएंगे तो ग्रीन बन जाएगा, और फिर बाकी 3 बचे मिलाकर। येलो ब्लू को मिलाएंगे तो ग्रीन बन जाएगा, और ब्लू के बाद वायलेट आता ही है। 3 बच जाएंगे तो उनको तो याद नहीं। ठीक है, वैसे मैंने कैसे याद करा हुआ है? बी बी रॉय, ये तो नाम हो गया है, साउथ इंडियन लोगों के नाम में आता है। ठीक है, बी बंगाली के नाम में आता है, रॉय साउथ इंडियन में, तो बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वॉच। वाइफ भी कर सकते हैं। ठीक है, बी बी रॉय, आर ओ वाई रॉय, हैज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे खाली क्या लगा देना? ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे लगा देना हैज वेरी गुड वॉच। ठीक है, लिखो, लिख डालो, याद रहेगा। बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज very good watch।
ठीक है। चलिए, तो अब ये कलर कोडिंग के जो अभी फ़ोटो आपने देखी थी, ऐसी मोबाइल से निकाल के 2-3 फ़ोटो और उसकी कलर कोडिंग कर लेना। चलो, इसमें कुछ बताने को नहीं है, जो याद कराना था वो हो गया। जी, अब नया टॉपिक है हमारा कलर डेंसिटी। क्या है? कलर डेंसिटी, वो सॉरी करंट डेंसिटी। सर ये नो कलर का एग्जांपल अगर हमारा आ गए तो कैसे पता लगाएंगे नो कलर है? मतलब वो तो स्ट्रिप प्रेजेंट ही नहीं होगी ना, स्ट्रिप पे कोई कलर नहीं होगा, तो 3 बस। स्ट्रिप्स वाला है। तो पेपर में कलर थोड़ी होगा, पेपर में लिखा होता है। अच्छा, पेपर पे बना होगा रजिस्टर, उस पर लिखा होगा ये वाली स्ट्रिप इस कलर की, ये इसकी, ये इसकी। ठीक है। करंट डेंसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट इज ए, स्केलर क्वांटिटी। हाँ, लेकिन ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर देखो एग्जाम के अंदर लिखा हुआ है कि करंट कैसी क्वांटिटी है और ऑप्शन में स्केलर दिया हुआ है खाली, तो स्केलर लिख देंगे। लेकिन अगर दिया हुआ है टेंसर क्वांटिटी, तो फिर टेंसर लिखेंगे। ठीक है, इस बात को चाहे तो लिख लो, मैंने वहाँ बताया था, लेकिन फिर बता रहा हूँ क्योंकि आपने स्केलर बोल दिया है। ठीक है, तो आई क्या है? अगर एग्जाम में खाली ऑप्शन में स्केलर दिया है तो स्केलर हो जाएगी, और अगर स्केलर और टेंसर दोनों दिए हैं तो फिर ये वाली हो जाएगी, ये नहीं होगी। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, करंट इज इक्वल टू जे वेक्टर यानी करंट डेंसिटी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ये होता है। यहाँ पे हमें करंट डेंसिटी का यूज करना होता है। तो डॉट प्रोडक्ट है तो मुस्कान क्या लिख देंगे? बोलो बेटा, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? जे ए, नहीं, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा और इसमें कॉस थीटा आता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ जे की वैल्यू तो क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, चलिए। अच्छा, थोड़ा सा डायरेक्शन की और बात कर लेते हैं। ये वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताओ क्या होता है? याद आया? गॉस लॉ में पढ़ा था हमने। एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा कोई भी सरफेस हो उसके, बोलो, ये सिलेंडर लिया था हमने,
तो इसके परपेंडिकुलर चाहे जो भी सिलेंडर है उसके हमेशा परपेंडिकुलर हो, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर। अगर सर्कल है तो इसके परपेंडिकुलर नीचे भी ले सकते हैं इसके अंदर। 3D में सिर्फ बाहर की तरफ लेते हैं, सब डिस्कस किया था मैंने, हैं? गुड। तो ये एरिया वेक्टर हो गया। जो करंट डेंसिटी होती है इसका जो डायरेक्शन होता है इज ऑफ करंट, इसका डायरेक्शन जो होता है वो किसका लिया जाता है? करंट का डायरेक्शन लिया जाता है। लिखो इसको फटाफट। चलिए और क्या बताया जाए इसमें। चलिए बाकी कुछ भी नहीं है अभी, बस इतना ही याद रखिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ये तो हम 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। क्या होता है बोलिए सुबी। वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट के, उसको कांस्टेंट लगाते हैं। जो कि रेजिस्टेंस होता है। ये कहता है कि कोई कंडक्टर ले लीजिए, इधर देखिए मुस्कान, ये कंडक्टर है, तो इसमें से जो करंट फ्लो करेगा आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि मैंने इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल लगाया। ठीक है ना? कम पोटेंशियल लगाऊंगा तो कम करंट, ज़्यादा लगाऊंगा तो ज़्यादा करंट। ठीक है, तो ये प्लस टर्मिनल है, तो जब भी कोई चीज़, हमने बताया था कोई डिवाइस नहीं होती है वायर में तो पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी वायर है, कोई बीच में डिवाइस नहीं है, ना रेजिस्टेंस है ना कैपेसिटेंस है, इंडक्टर भी एक होता है, इधर नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही है जो बैटरी का है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसी को ओम्स लॉ को मैथमेटिकली हम लिखते हैं पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो जो अभी सुबी ने बताया वो क्या हो जाएगा? आर आ जाता है, जो इस कंडक्टर का, ये हमारा क्या है? कंडक्टर। ठीक है, जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, ये ओम्स लॉ है। ओके, एक और कंडीशन है इसके अंदर, वो भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या है? लिख लीजिए, ऑल फिजिकल कंडीशंस, दिस लॉ इज वैलिड when all physical conditions are constant या are not changing। मतलब टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ये चेक करेंगे, ये नहीं कि आप टेम्परेचर चेंज करोगे, हाँ वेरी करोगे तो फिर रेजिस्टेंस वेरी हो जाएगा। ठीक है ना, तो कभी लॉ काम करेगा कभी नहीं करेगा। ठीक है ना, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं।
फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी ले लीजिए, मटेरियल भी है और आपका जो है वो प्रेशर भी है, कुछ ना कुछ सब पे डिपेंड करता है। लेकिन मेजर फैक्टर जो होता है वो टेम्परेचर ही होता है। याद आ गया मुस्कान? टेम्परेचर से हमने रिलेशन पढ़ा था रेजिस्टेंस का। नीचे क्या आया था? टाउ आया था और एन आया था। निकाल के रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिखो दोबारा से। रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिखिए, बिना देखे लिख सकते हैं, बिना देखे लिखिए। चलिए सारे लिखिए। आई का फॉर्मूला क्या था वो लिखिए। क्या बताया था याद रखने के लिए? वी ना। देखो एक वर्ड बताया था, इससे याद हो गया अल्लाह ने। हाँ वी ना। चलो, और इसी को हमने किस में बदल दिया था? रेजिस्टेंस का यहीं से तो आया था। वीडी का क्या था फॉर्मूला बताओ? वीडी का ई वी बाय एम एल। ठीक है, माइनस साइन को गोली मारो। ठीक है, यहाँ साइन की जरूरत नहीं। आ जाओ, अब इसको यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई ये हो जाएगा ई का स्क्वायर और इंटू एन, ठीक है, इंटू ए, ठीक है, अपॉन एम इंटू एल। ये ब्रैकेट में ले लिए, और ये पोटेंशियल वाला भी है, पोटेंशियल वाले भी को बाहर कर लिए। यही डेरिवेशन आई थी। इसमें बेटा फिर से भूल गए हम लोग टाउ। देखो हाँ, यहाँ पे टाउ भी था, यहाँ पर भी टाउ आएगा। बोलो टाउ है? चेक करो सागर। पिछली बार भी गलती हुई थी ये। तो V इज इक्वल टू आई आर था, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई है। तो मैंने यही किया था, V अपॉन आई कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा ये? जल्दी से बताइए। उल्टा करना पड़ेगा, तो ऊपर चला जाएगा ml और नीचे क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर एन और आपके टाउ। और इसमें एक काम मैं और करता हूँ कि एल को और ए को अलग लिख देता हूँ। यही किया था ना, एल अपॉन ए इंटू टाउ। टाउ टाउ आ गया है। बोलो ये जो हो गया एल अपॉन ए, ये किसके बराबर है? यहाँ से चेक करिए, दोनों को कंपेयर करिए तो रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया एम अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ एल अपॉन ए। यहाँ से मुझे क्या मिल गया? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रो एल बाई ए। तो इन दोनों का कंपैरिजन से रो की वैल्यू मिल गई थी एम अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ। रेजिस्टिविटी की भी वैल्यू मिल गई। हो गया? वेरी गुड। ये सब हमको याद रहना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? स्केलर। ये स्केलर फॉर्म है, इसमें सारी चीज स्केलर है ना, करंट भी, वी भी, आर भी। तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये तो क्या कौन सी फॉर्म है? स्केलर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा E
इज इक्वल टू जे इंटू रो। जे इंटू रो। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, जे भी वेक्टर क्वांटिटी है। मुझे बता सकते हो ये कैसे आया? V को मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो मुस्कान, V को मैं क्या लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में? E इंटू एल डॉट एल लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? फॉर्मूला पढ़ा तो था, भूल गई। V इज इक्वल टू ई डॉट एल, यही तो था। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन अलग से पूरा टॉपिक पढ़ा था हमने, और ये तो बीच में एक दो मरतबा यूज भी कर चुके हैं हम लोग। हाँ, और अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया था कौन सा वाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, उसमें भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यूज किया था। बोलो मुला मुस्कान, हैं? दिखाओ। ये रहा, देखो यही तो फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला हमने यहाँ भी यूज किया था। अभी कहाँ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ ये रहा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब मैंने फॉर्मूला फाइनली बनाया था तो उसमें आया था, देखो क्या आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने पोटेंशियल से चेंज किया था, तो कहाँ से किया था, ये E इज इक्वल टू वी अपॉन एल, ये एल इधर होगा तो V इज इक्वल टू ई इंटू एल, वही तो लिखा था हमने। मैंने रिवीजन करो, अब सिलेबस जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। ओके चलो, तो ये मैं लिख सकता हूँ V की जगह E डॉट एल, आई की जगह क्या लिख सकता हूँ बोलो, J की टर्म में J डॉट ए, अभी पीछे बताया था, हैं? करंट डेंसिटी कहाँ गई, ये रही, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। आगे चलिए, और आर को क्या लिख सकता हूं, रो एल अपॉन ए लिख सकता हूं। यहां देखो, इस ए ने इस ए को मारा है, इस एल ने इस एल को मार दिया, अपोजिट साइड में है ना, तो इसलिए कैंसिल कर देगा। सेम साइड में होते हैं तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, और अपोजिट साइड में होते हैं तो सेम कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ई इधर देखो, एल को मैं नीचे ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, जे इंटू ए अपॉन एल इंटू रो इंटू एल अपॉन ए। इस ये एल को नीचे लाया, ठीक है, तो ये नीचे आ गया, तो इसने ऊपर वाले को नहीं मार दिया, और ये ए ने ए को मार दिया, तो क्या बचा, जे इंटू रो नहीं आ गया, वही तो लिखा है मैंने। ठीक है, तो V से मुझे क्या मिला, E, और I से क्या मिला, J, और रो से क्या मिला, तो सॉरी R से क्या मिला, रो। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ की क्या है, इसी पे वेक्टर का निशान बना देगा बेवकूफ बनाने के लिए। ऊपर वाले पे ही उसने वेक्टर का निशान बना दिया, और अगर आपके दिमाग में नहीं हुआ तो है ना, ये है वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इस रो को अगर मैं इधर ले आऊं सागर, तो क्या होगा बताओ, रो को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू ई बाय रो, या 1 अपॉन रो कर देता हूँ। 1 अपॉन रो मैंने बताया आप लोगों को क्या होता है,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट, हाँ 1/r क्या था, कंडक्टेंस, और 1/ρ कंडक्टिविटी। बेटा ये सब याद रखना पड़ेगा। कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ कप्पा से, यहाँ पे लेकिन कप्पा यूज नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए था। यहाँ पे हम लोग सिग्मा यूज करेंगे। चलो, तो 1/ρ इज इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। ठीक है, ये सब याद रहना चाहिए बेटा। 1/r क्या है, कंडक्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ इसका ग्राफ स्टडी करते हैं। लिख लिया था ना मुस्कान साहब? चलो अब देखिए कुछ ग्राफ स्टडी करते हैं इसका। एक तरफ मैंने लिया पोटेंशियल, एक तरफ लिया करंट। बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। क्यों? y इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे c क्या है, 0, x क्या है, i, m क्या है, r। तो ये जो स्लोप हो गया, ये क्या हो गया, ये r हो गया। और r देखो पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना? और y एक्सिस पे पोटेंशियल है, x एक्सिस पे क्या है, करंट। अब ये सब बातें बिल्कुल दिमाग में खट से आ जानी चाहिए। ऐसे कंडक्टर्स जो इस ग्राफ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर जो इस ग्राफ को फॉलो करते हैं। एग्जांपल्स हैं इसके? यही जितने भी हमारे कंडक्टर हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब जो है सब ओमिक कंडक्टर हैं। लेकिन जो इसको फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक हैं। वो क्या है, नॉन ओमिक। जब हम आगे पढ़ेंगे तो कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं, पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ बनाओ तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। ये किसका है, डायोड्स का। दीज आर सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, हाँ, उसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये ओमिक कंडक्टर नहीं है। हाँ, तो जो पोटेंशियल करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन दे वो ओमिक, और जो स्ट्रेट लाइन ना दे वो नॉन ओमिक। ये क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर। ये वाला ग्राफ स्पेशली डायोड्स का होता है, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, चलिए गुड। तो यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ खत्म हो गया, वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ खत्म हो गया, ग्राफ खत्म हो गया। अब हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो ये तो बहुत आसान है, आप लोगों को आता ही होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमने कैपेसिटर का पढ़ा है, बस उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए 3 रजिस्टर ले लेते हैं, 1 2 3। ओके मुस्कान, पोटेंशियल V लगा देते हैं, इधर प्लस तो इधर माइनस। यहाँ तक कोई करंट, कोई रजिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी चार्ज प्लस होगा और इधर भी माइनस होगा। इसका नाम दे देते हैं R1, इसका R2, इसका R3। ध्यान से आप देखते जाइए, फिर उसके बाद लिखिएगा।
यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है और नेगेटिव में आकर के करंट एंड करता है। ये बताओ करंट कोई चेंज होगा यहाँ से यहाँ जाने में? सेम करंट ही फ्लो करेगा। जब मैंने क्या बताया था, कैपेसिटर में भी करंट सेम जाए या चार्ज सेम हो कैपेसिटर के अंदर तो क्या होता है, वो सीरीज में होता है। यहाँ पे भी करंट अगर सेम, आई इज सेम, तो चार्ज को भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या बोलेंगे इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आया? पहचानने का तरीका क्या है, जिनमें करंट सेम जा रहा है वो सीरीज में, बस इतना आसान है। तो इसमें वही आई करंट निकला तो यहाँ से आई गया, ये आई फिर यहाँ से निकला तो इसमें आई गया, यहाँ से फिर आई निकला तो इसमें आई गया, और यहाँ से भी आई निकला तो वापस आ गया। तो यह क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसकी डेरिवेशन वगैरह मैं नहीं कराऊंगा, इसका आर इक्विवेलेंट बनाना है तो क्या करेंगे बोलो, शुभी R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाए, ठीक है। कैपेसिटर में 1 था, कैपेसिटर में जाके चेक करना 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। रेजिस्टेंस में सीधे सीधे ऐड कर देना है। डेरिवेशन का टाइम नहीं है हमारे पास ना, हमारे से पूछी जाएगी डेरिवेशन। अब आ जाओ, इसी को हम लोग फिर से बनाते हैं, हाँ सीरीज में, ओ सॉरी पैरेलल में। तो ये देखिए V वोल्ट का पोटेंशियल, V वोल्ट है, तो इधर प्लस चार्ज, इधर माइनस चार्ज, तो यहाँ तक पूरा चार्ज क्या रहेगा, प्लस रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये इधर पोटेंशियल प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है, ओके। अगर इसको मैं V मानूं तो ये 0 मान लेता हूँ, तो इधर पोटेंशियल V रहेगा और इधर 0 रहेगा, ओके। करंट कहाँ से निकलता है, प्लस टर्मिनल से निकलता है, तो यहाँ से आई निकला, यहाँ पे आई पहुंचा। अब ये बताओ जब आई यहाँ पे पहुंचा तो क्या हो जाएगा, अब तो इसको 3 जगह पे जाना है ना, जब 3 जगह पे जाना है तो मजबूरी है, डिवाइड होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं R1 लूँ तो ये कह देता हूँ I1 हो गया, इधर क्या लूँ R2 लूँ तो ये ले लूंगा I2, ये ले लेता हूँ R3 तो ये हो जाएगा I3। यही करंट 3 जगह डिवाइड हो गया। हो गया, चलें मुस्कान, देखिए तो अब यही तीनों निकलेंगे, यहाँ से I1 निकलेगा, यहाँ से I2, यहाँ से I3, तीनों ऐड होकर के फिर यहाँ पे I आ जाएंगे और I वापस आ जाएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। ये बताओ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, R1 के अक्रॉस, बोलो। ये वाला इधर वाला टर्मिनल 0 के अक्रॉस लगा हुआ है, इधर वाला V के अक्रॉस लगा हुआ है, ये 0 है और ये इधर V है, तो कहाँ लगा हुआ, ये समझो ये वाला निकाल के बैटरी के इधर लगा दिया है, सीधा सीधा बैटरी से तो लगा हुआ है, क्योंकि ये वाला एक तार इसका 0 पे लगा है, एक V पे लगा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V हो गया ना। बीच वाले को बताओ, बीच वाले में कितना है, उसमें भी V है, तीसरे में उसमें भी है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे I इज डिफरेंट बट पोटेंशियल इज सेम, ठीक है, पोटेंशियल सेम है, ओके। तो यहां पर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा,
1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी लिख लीजिए, पोटेंशियल यहाँ पे डिफरेंट होगा। हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा मुस्कान, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस? V1 होगा। उसकी वैल्यू बताओ। फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो I तो सेम है, तो वो I ही रहेगा। R क्या हो जाएगा? R1। ये हो गया ना पोटेंशियल इसके अक्रॉस। यहाँ पे चेक करो, हाँ V2 हो जाएगा, और ये क्या होगा? I सेम, रेजिस्टेंस 2। तो ये समझ में भी आ रहा है कि हाँ यार पोटेंशियल डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि करंट तो वही है लेकिन रेजिस्टेंस तो बदल गया, तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी ना। ठीक है। और यहाँ पे V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, यहाँ पे पोटेंशियल और भी डिफरेंट होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये पूरा समझ में आ गया। बस ये इक्विवेलेंस ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको जल्दी से कर लेना है। और सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, दो दो रेजिस्टेंस का। बनाइए जल्दी से डायग्राम। वैल्यूज भी आसान ले लेता हूँ। 12 वोल्ट एंड 2 ओम 4 ओम, 2 ओम 4 ओम, ये 12 वोल्ट। इसमें एक तो मुझे करंट बताइए, दूसरा आर इक्विवेलेंट बताइए, तीसरा वी पोटेंशियल बताइए अक्रॉस ऑल रजिस्टर। तीनों चीज बताइए। ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने कैपेसिटर के लिए भी किया था, याद है? हाँ, करिए। 2 ओम 4 ओम 12 वोल्ट। इसमें भी आर इक्विवेलेंट बताना है, करंट बताना है इन ऑल रजिस्टर्स, एंड पोटेंशियल बताना है इन ऑल रजिस्टर्स। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को।